हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे? आप अच्छे तो हम भी अच्छे। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पिछले वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावर बताया था। एक टिपिकल फ्लावर के मुख्यतः 4 भाग होते हैं: कैलिक्स, करोला, एंड्रूसियम एंड गाइनिसियम। कैलिक्स and corolla both are accessory part of flower. Androecium and gynoecium both are reproductive part of flower. Androecium is the male reproductive part of flower and gynoecium is the female reproductive part of flower. Androecium या पुमंग की इकाई को स्टैमेन या पुंकेसर कहते हैं या माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। एक स्टेमेन के 3 भाग होते हैं: एंथर, कनेक्टिव, फिलामेंट। एंथर को परागकोश, कनेक्टिव को योज और फिलामेंट को पुतंतु कहते हैं। इन सभी की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम ये बताने चल रहे हैं कि एंथर में जो है, एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं और एक माइक्रोस्पोरेंजिया में अनेक माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। तो एंथर में कैसे पॉलन ग्रेन बनते हैं, इसी का वर्णन आज हम लोग करने चल रहे हैं। आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो एंथर में परागकण बनने की क्रिया को ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। आज हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या सूक्ष्म बीजाणु जनन के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या सूक्ष्म बीजाणु जनन क्या है, आज इसी की चर्चा करते हैं। तो आइए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है इसकी चर्चा करते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हिंदी में सूक्ष्म बीजाणु जनन कहते हैं। इसकी परिभाषा बताते हैं, डिफिनेशन क्या होती है इसकी। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स या pollen grains in the anther from माइक्रोस्पोर मदर सेल द्विगुणित होता है। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स इन द एंथर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बायोलॉजी में कहीं जेनेसिस वर्ड आता है तो वहां कुछ न कुछ बनता है, कुछ चीज बनता है। तो यहाँ
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि माइक्रोस्पोर्स यहाँ बन रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स इन द एंथर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये तो रही परिभाषा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है। आइए हम डायग्राम के माध्यम से इसकी चर्चा करते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है क्या। एक यंग एंथर का टीएस काट कर देखने से यह विदित होता है, यह पता चलता है कि यह जो होता है एपिडर्मिस से घिरा हुआ मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का समूह होता है। एपिडर्मिस है, बाहरी वाली जो कोशिका है एपिडर्मिस है, अंदर की जो सेल है मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं हैं, विभेजोत्की कोशिकाएं हैं, बारंबार इसमें विभाजन होता रहता है। एपिडर्मिस के नीचे वाली कोशिका को हाइपोडर्मल सेल कहते हैं। ये हाइपोडर्मल सेल है, हाइपोडर्मल सेल है। बाद में जो है चारों कोनों पर हाइपोडर्मल की एक एक कोशिकाएं जीव द्रव्य की भरपूर मात्रा के कारण कुछ बड़ी हो जाती हैं, अन्य कोशिकाओं से कुछ बड़ी हो जाती हैं। इन कोशिकाओं को आर्चीस्पोरियल सेल कहते हैं। यहां हमने बनाया है आर्चीस्पोरियल सेल रेड कलर में, आर्चीस्पोरियल सेल है ये आर्चीस्पोरियल सेल। चारों कोनों पर आर्चीस्पोरियल सेल, एक एक आर्चीस्पोरियल सेल बन जाता है। तो हाइपोडर्मल के नीचे की कोनों पर जो है एक एक कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से कुछ बड़ी हो जाती हैं, जीव द्रव्य की इनमें भरपूर मात्रा होती है। इन कोशिकाओं को आर्चीस्पोरियल सेल कहते हैं। आर्चीस्पोरियल सेल में प्रथम माइटोटिक डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। प्रथम विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती हैं। आर्चीस्पोरियल सेल के प्रथम विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती हैं। एक प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राइमरी पेराइटल सेल, और दूसरा जो है प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल। तो आर्चीस्पोरियल प्रत्येक जगह वो बात लागू होगा, हर जगह जहां आर्चीस्पोरियल सेल है। तो आर्चीस्पोरियल में प्रथम विभाजन होता है। विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती हैं, एक प्राइमरी पेराइटल सेल और एक प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल। ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल जो होती है वह ठीक एपिडर्मिस के नीचे होती है। प्राइमरी पेराइटल सेल यहां लिखा हुआ है, प्राइमरी पेराइटल सेल ठीक एपिडर्मिस के नीचे होती है। और प्राइमरी पेराइटल सेल के ठीक नीचे प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल होता है। ये प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल है। प्राइमरी पेराइटल सेल के ठीक नीचे प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल है। प्राइमरी पेराइटल सेल की चर्चा करते हैं, उसके बाद हम प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल की चर्चा करते हैं क्रम से। हमने बताया कि आर्चीस्पोरियल सेल विभाजित होकर के दो कोशिका बनाती है, एक प्राइमरी पेराइटल सेल, दूसरा प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल विभाजित होकर के कोशिकाओं की जो है 3 से 5 परत बनाती है। प्राइमरी पेराइटल सेल विभाजित होकर के कोशिकाओं की 3 से 5 परत बनाती है। एपिडर्मिस के ठीक नीचे वाली परत को एंडोथीसियम कहते हैं। एपिडर्मिस के ठीक नीचे वाली परत को एंडोथीसियम कहते हैं। एंडोथीसियम के नीचे वाली परत को मिडिल लेयर या मध्य स्तर कहते हैं।
और मध्य स्तर के नीचे जो है परत को टेपिटम कहते हैं। तो प्राइमरी पेराइटल सेल विभाजित होकर के कोशिकाओं की 3 से 5 परत बनाती है। एपिडर्मिस के ठीक नीचे वाली परत को एंडोथीसियम कहते हैं। एंडोथीसियम के ठीक नीचे वाली परत को मिडिल लेयर कहते हैं। और मिडिल लेयर के ठीक नीचे जो है टेपिटम की लेयर होती है। टेपिटम की लेयर जो होती है बहुगुणित होती है, पॉलीप्लॉइड होती है। केंद्रकों की संख्या इसमें अनेक होते हैं। एंडोमाइटोसिस के द्वारा जो है इसमें अनेक केंद्रक बन जाते हैं। इनकी कोशिकाएं लंबी होती हैं। टेपिटम इंपॉर्टेंट कोशिका होती है। टेपिटम जो है नष्ट होकर के पॉलन ग्रेन के पोषण में सहायक होती है, न्यूट्रिशन का काम करती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर टेपिटम के बारे में परीक्षाओं में पूछा जाता है कि टेपिटम के फंक्शन क्या हैं, तो बच्चों आप इसको ध्यान रखिएगा। टेपिटम इंपॉर्टेंट कोशिका होती है। टेपिटम का मुख्य कार्य है कि यह जो है सूक्ष्म बीजाणु या पॉलन ग्रेन के पोषण में सहायक होती है। तो प्राइमरी पेराइटल सेल विभाजित होकर के कोशिकाओं की 3 से 5 परत बनाई। बीच में इनके जो है कोशिका जो होती है ये प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड होती है। ये प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड जो है बाद में भविष्य में इसी से जो है कंडक्टिंग स्ट्रैंड बनता है, वैस्कुलर टिश्यू बनता है। वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं कैम्बियम रहित जाइलम धन फ्लोएम के समूह को वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं, वैस्कुलर बंडल कहते हैं। वैस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम होते हैं। तो कैम्बियम रहित या कैम्बियम सहित जाइलम तथा फ्लोएम के समूह को वैस्कुलर बंडल कहते हैं। तो वैस्कुलर बंडल का निर्माण होता है इसी प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड से, कंडक्टिंग स्ट्रैंड से। और यह चीज होता है कनेक्टिव में। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एंथर में वैस्कुलर बंडल नहीं होता है। वैस्कुलर बंडल जो होता है वह कनेक्टिव में होता है, कनेक्टिव में होता है। ये वैस्कुलर बंडल जो है ये यहां रहता है, कनेक्टिव में रहता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये जो है डिटेल में स्ट्रक्चर बनाया गया है, आपको दिखाया जा रहा है। यहां देखिए हमने बताया प्राइमरी पेराइटल सेल विभाजित होकर के कोशिकाओं की 3 से 5 परत बनाती है। एपिडर्मिस के नीचे वाली कोशिका को एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के नीचे मिडिल लेयर और मिडिल लेयर के ठीक नीचे टेपिटम की कोशिकाएं होती हैं, पॉलीप्लॉइड होती हैं, बहुगुणित होती हैं। उसमें केंद्रकों की संख्या अनेक होती है। और जो है इसका मुख्य कार्य बाद में मिडिल लेयर भी समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और टेपिटम जो होता है नष्ट होकर के मिडिल लेयर भी और टेपिटम भी सूक्ष्म बीजाणु या पॉलन ग्रेन के पोषण में सहायक होता है। तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंडोथीसियम की कोशिकाएं जो होती हैं हर जगह मोटी होती हैं, लेकिन भविष्य में एंथर को जहां से फटना होता है, जहां से स्फुटन होना होता है एंथर का, तो वहां की कोशिकाएं जो होती हैं एंडोथीसियम की, वहां की कोशिकाएं थिन होती हैं, पतली होती हैं। तो वहीं से एंथर भविष्य में फटता है। उस एरिया को, उस स्थान को स्टोमियम कहते हैं। उस एरिया को, उस स्थान को स्टोमियम या रंध्रक कहते हैं। ये स्टोमियम या रंध्रक है, रंध्रक है। यहीं से जो है ये फटता है। तो प्राइमरी पेराइटल सेल विभाजित होकर के जो है कोशिकाओं की 3 से 5 परत बनाती है, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। अब हम प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल की चर्चा करते हैं। प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल में 2 या 3 बार विभाजन होता है और विभाजित होकर के जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल का कार्य करने लगती है। विभाजित होकर के माइक्रोस्पोर मदर सेल का कार्य करने लगती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 माइक्रोस्पोर्स या 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल 2 या 3 बार विभाजित होकर के माइक्रोस्पोर मदर सेल का कार्य करने लगती है और माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन बनते हैं। पॉलन ग्रेन अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बन रहे हैं, इसलिए यह हैप्लॉइड होते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉइड होता है। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप
एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं। 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट विशेषता है कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, उस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, आरडी के फलस्वरूप, रिडक्शन डिवीजन के फलस्वरूप 4 पॉलन ग्रेन या 4 माइक्रो स्पोर बनते हैं। लेकिन जब आगे हम मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ाएंगे तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में एक मेगा स्पोरोजेनेसिस में एक मेगा स्पोर मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप केवल एक मेगा स्पोर बनता है। ये डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा बच्चों। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आगे जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ाएंगे तो उसमें मेगा स्पोरोजेनेसिस शब्द माइक्रो स्पोरोजेनेसिस की तरह जो है मेगा स्पोरोजेनेसिस भी आएगा। तो उस मेगा स्पोरोजेनेसिस में एक मेगा स्पोर मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक ही मेगा स्पोर बनता है। लेकिन यहां जो है एक माइक्रो मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 माइक्रोस्पोर्स या 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। पॉलन ग्रेन बन जाते हैं। उसके बाद हमने बताया कि इंडोथीसियम की वे कोशिकाएं जहां से भविष्य में जो है एंथर को फटना होता है, वहां उसकी वहां जो उसकी सेलवाल होती है, वहां उसकी भित्ति जो होती है थिन होती है, पतली होती है। उस एरिया को, उस क्षेत्र को, यहाँ इसकी भित्ति थिन होती है, पतली होती है, उस एरिया को जो है स्टोमियम या रंध्रक कहते हैं। स्टोमियम या रंध्रक कहते हैं। यहीं से एंथर फटता है और एंथर जब फट जाता है तो पॉलन ग्रेन जो होते हैं एक एक करके बाहर आते हैं। पॉलन ग्रेन जो होते हैं या माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वह एक एक करके बाहर आते हैं। तो आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, पॉलन ग्रेन की संरचना के बारे में पढ़ेंगे या माइक्रोस्पोर की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ये डायग्राम आप जो है बना लीजिएगा। ये डायग्राम जो है यूपी बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, इसका चित्र बनाना आप सीख लीजिए। ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंडक्टिंग स्ट्रैंड का फंक्शन जैसा कि हमने बताया कि ये जो होता है कनेक्टिव में होता है, इसी से वैस्कुलर बंडल बनता है और यह जो है एंथर का टीएस है। तो इस प्रकार माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वह बाहर आ जाते हैं। माइक्रोस्पोर्स जब बाहर आ जाते हैं तब उसकी चर्चा हम अब अलग से करेंगे कि माइक्रोस्पोर्स की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोस्पोर्स क्या होता है, वह उसका अंतिम जो है स्टेज क्या होगा, वह फिर कहाँ पहुँचेगा, कैसे होगा, इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं माइक्रोस्पोर्स जब बाहर आ गया तब क्या होता है। तो माइक्रोस्पोर्स अब हम आगे पढ़ने चल रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर्स। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर्स या स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो आइए हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। परागकण की संरचना, परागकण की संरचना या सूक्ष्म बीजाणु की संरचना। परागकण हैप्लॉइड होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल से इसका फॉर्मेशन हुआ, कैसे हुआ इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, सारे डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दिए हैं। डायग्राम आप इसको बना लीजिएगा। माइक्रोस्पोर के अध्ययन को पेलाइनोलॉजी कहते हैं। पेलाइनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन
पेलाइनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन। परागकण के अध्ययन को या सूक्ष्म बीजाणु के अध्ययन को बॉटनी की ब्रांच में जो है पेलाइनोलॉजी कहते हैं। तो पॉलन ग्रेन जो होता है वह स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। पॉलन ग्रेन जो होता है वह गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है। पॉलन ग्रेन की संरचना है, पॉलन ग्रेन स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। और पॉलन ग्रेन दो भित्तियों वाला होता है। इसमें दो वाल होते हैं। आउटर वाल को जो है इक्साइन कहते हैं, आउटर वाल को इक्साइन कहते हैं, हिंदी में वाह्य चोल कहते हैं, वाह्य चोल कहते हैं, इक्साइन कहते हैं। इक्साइन की बड़ी विशेषता यह होती है कि इक्साइन स्पोरोपोलिन नामक ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बनी होती है, फिनोलिक पॉलीमर होता है। इस पर आम्ल, क्षार, ताप किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए माइक्रोस्पोर्स लाखों वर्षों तक सुरक्षित बने रहते हैं, लाखों वर्षों तक सुरक्षित बने रहते हैं माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोपिक होते हैं, नग्न आंखों से इसको हम नहीं देख सकते हैं। तो माइक्रोस्पोर की जो वाह्य भित्ति होती है, आउटर वॉल होती है, इक्साइन होती है, वाह्य चोल कहलाती है। आंतरिक भित्ति जो है इंटाइन होती है, इंटाइन होती है, अंतः चोल कहलाती है, अंतः चोल कहलाती है। हिंदी में थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा, देखते रहिएगा, बोलते रहे हैं उसमें आप सुधार लीजिएगा। अंतःचोल। तो माइक्रोस्पोर्स स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, दो भित्तियों वाला होता है। बाहरी भित्ति आउटर वॉल इक्साइन होती है, इनर वॉल इंटाइन होती है। इक्साइन स्पोरोपोलिन नामक फिनोलिक पॉलीमर की बनी होती है। इंटाइन जो होती है ये जो है स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ की बनी होती है। और स्पोरोपोलेनिन जो होती है वह फिनोलिक पॉलीमर होता है, बहुलक होता है, पॉलीमर होता है, बहुलक होता है। फिनोलिक अम्ल, क्षार, ताप आदि पर का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इंटाइन जो होती है पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। इंटाइन जो होती है वह पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। इंटाइन पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। इंटाइन स्मूथ होती है। इंटाइन जो होती है वह स्मूथ होती है, जबकि इक्साइन जो होती है वह रफ होती है, खुरदुरी होती है। मोनोकाट के माइक्रोस्पोर के इक्साइन में एक छिद्र होता है, जबकि डाइकाट के माइक्रोस्पोर के या पॉलन ग्रेन के इक्साइन में 3 छिद्र होते हैं। ये छिद्र हैं, इन छिद्रों को जर्मपोर कहते हैं। इन छिद्रों को जर्मपोर कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं हिंदी में, जर्मपोर कहिए या जनन छिद्र कहिए। जर्मपोर या जनन छिद्र पर स्पोरोपोलिन नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है। वहां जो होती है इक्साइन की भित्ति जो होती है वह थिन होती है, पतली होती है, अर्थात वहां स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। हियर स्पोरोपोलिन एब्सेंट। जब माइक्रोस्पोर्स एंथर में रहता है, माइक्रोस्पोरेंजियम में रहता है, उसी समय इसका अंकुरण प्रारंभ हो जाता है और इसका केंद्रक विभाजित होकर के 2 केंद्रकों में बंट जाता है। एक केंद्रक जो है वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहलाता है, दूसरा केंद्रक जो होता है वह जनरेटिव न्यूक्लियस कहलाता है। बाद में जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, बाद में वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस दोनों सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। वेजिटेटिव सेल जो होता है बड़ा होता है,
उसमें भोज्य पदार्थ संचित रहते हैं, जबकि जनरेटिव सेल जो होता है वह छोटा होता है, स्मॉल होता है। ए ए है, दो सेल बन गया है इसमें। एक सेल है ये जेनरेटिव सेल, ए सेल वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल है। कायिक कोश क्या हिंदी में कहते हैं। और ये जो है जेनरेटिव, ये जो है जेनरेटिव सेल है। जनन कोश क्या है, हिंदी नाम जनन कोश क्या, इसे जनन कोश क्या कहते हैं, जनन कोश क्या। और इसे कायिक कोश क्या, कायिक कोश क्या कहते हैं। कायिक कोश क्या कहते हैं। तो पॉलन ग्रेन जो होता है जब माइक्रोस्पोरेंजियम से बाहर निकलता है तो वह दो कोश की अवस्था में रहता है, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जो है जनरेटिव सेल। ये एंजियोस्पर्म की बात है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के माइक्रोस्पोर में बड़ा अंतर है। जिम्नोस्पर्म का जो माइक्रोस्पोर होता है वह जब बाहर आता है माइक्रोस्पोरेंजियम से तो 3 सेल की अवस्था में बाहर आता है। जिम्नोस्पर्म का जो माइक्रोस्पोर होता है या पॉलन ग्रेन होता है वह 3 कोश की अवस्था में माइक्रोस्पोरेंजियम से बाहर आता है, जबकि एंजियोस्पर्म का जो माइक्रोस्पोर है वह 2 कोश की अवस्था में बाहर आता है। तो डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, माइक्रोस्पोर के आधार पर अगर हम तुलना करें डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म का जो माइक्रोस्पोर होता है वह 3 कोश की अवस्था में बाहर आता है, एक सेल हो जाता है, प्रोथैलियल सेल हो जाता है, जबकि एंजियोस्पर्म का जो माइक्रोस्पोर होता है वह 2 कोश की अवस्था में बाहर आता है। ये डिफरेंस है जिम्नोस्पर्म बिटवीन एंजियोस्पर्म। अब जब ये बाहर निकल आता है तो ये फीमेल स्टिग्मा पर जाता है। कार्पेल के 3 भाग होते हैं, आगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की चर्चा करेंगे तो उसमें बताएंगे इसका जो है पॉलन ग्रेन कहाँ पहुँचता है, कैसे पहुँचता है, किस माध्यम से पहुँचता है। तो जब ये इंटाइन जो होती है, जैसा कि बताया, इंटाइन जो होती है स्मूथ होती है, एक्साइन जो होती है रफ होती है। इंटाइन जो होती है इंटाइन इंटाइन जो होती है जब स्टिग्मा पर पहुंचती है तो एक नली के रूप में बाहर निकलती है, एक नली के रूप में बाहर निकलती है। इस नली को पॉलन ट्यूब कहते हैं, इस नली पॉलन ट्यूब कहते हैं, पराग नली कहते हैं, पराग नली कहते हैं। पराग नली की खोज जीबी अमीकी नामक वैज्ञानिक ने 1824 में किया था। तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन इंटाइन से होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। पॉलन ट्यूब जो होती है, पराग नली जो होती है, उसका निर्माण इंटाइन से होता है। तो जब ये पॉलन ट्यूब का निर्माण हो जाता है, हाँ, जब ये, और पॉलन ट्यूब हमेशा जर्म पोर से ही बाहर निकलती है, ये बड़ी विशेषता है। पॉलन ट्यूब जो होती है वह हमेशा जर्म पोर से ही बाहर निकलती है, अन्य निकलने का इसका कोई मार्ग नहीं है। उसी समय इसका जनरेटिव सेल विभाजित होकर के जब ये निकलने लगती है पॉलन ट्यूब, उसी समय इसका जनरेटिव सेल जो है
विभाजित होकर के दो मेल गैमीट बनाता है। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचेगा, वहां उसका अंकुरण होगा, मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा और उसका आगे क्या परिणाम होगा, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब इसके पहले जो है हम आएंगे जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर की चर्चा करेंगे। तब उसके बाद हम जो है पॉलिनेशन की चर्चा करेंगे, परागण की चर्चा करेंगे, परागण कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद माइक्रोस्पोर जब वहां पहुंचता है तो उसका अंकुरण होता है, पॉलन ट्यूब जो है एंट्री करती है, स्टिग्मा से स्टाइल से होती है, ओवरी तक पहुंचती है। इन सब का जो है अध्ययन जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।